नमस्कार मित्रों, चक्षुदर्शी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आप जानते हैं कि आज हम लोग किस बिंदु पर बात करेंगे। आज का बिंदु है उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। जगदीप धनखड़ साहब का जो इस्तीफा है माननीय राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है, आनन फानन में मंजूर कर लिया है। और मज़े की बात यह है कि अब पूरा देश, पूरी संसद ये जानने के लिए उतावली है कि आखिर रातों रात क्या हुआ जो जगदीप धनखड़ साहब को उनके पद से हटने के लिए मजबूर करता है। उन्होंने हालांकि कहने के लिए जो इस्तीफा दिया है वो अपने स्वास्थ्य कारणों से दिया है, लेकिन ये कारण उनको कल शाम 6 बजे तक संसद का जब मानसून सत्र शुरू हुआ, पहला दिन था, बहुत हंसी खुशी वो आए थे, सदन चला रहे थे। उन्हें भी मालूम नहीं था कि वो अस्वस्थ हैं और इस अस्वस्थ होने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बन गई है कि अब जो धनखड़त्व है, जो पिछले 7-8 साल से भारतीय जनता पार्टी के काम आ रहा था, वो अचानक रहस्य के घेरे में आ गया है। पूरा इस्तीफा ही एक हॉरर फिल्म की तरह है। लोग डरे हुए हैं कि आखिर भारत की सरकार में ऐसा क्या गंभीर संकट आ गया कि उन्हें एक उपराष्ट्रपति को बिना किसी वजह से पद से हटाना पड़ा। देखिए, मजे की बात यह, संसदीय परंपराएं तो ये होती हैं कि अगर माननीय धनखड़ साहब बीमार हैं तो उन्हें पहले तो आना ही नहीं चाहिए सदन में। दूसरी बात, अगर आ ही गए हैं तो उन्हें सदन को सूचित कर देना चाहिए कि भाई आज मेरी आपका बीच में पहला दिन है और मैं कल से नहीं आऊँगा, मैं शाम को इस्तीफा देने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। धनखड़ साहब तो अच्छे खासे थे। आपने अगर कल की कार्रवाई थोड़ी बहुत देर जो चली थी और हंगामे के बाद रद्द हो गई, उसको आपने देखा हो तो लगता ही नहीं कि धनखड़ साहब बीमार हैं। और देखिए, 74 साल की उम्र में जिस ढंग से वो सक्रिय हैं, उस ढंग से ये कहना मुश्किल है कि वो बीमार है। बल्कि हैं, हंसमुख है, सब कुछ है, लेकिन बीमार वो कतई नहीं दिखाई देते। ना उनकी चाल से, ना उनकी आवाज़ से, ना उनके आचरण से लगता ही नहीं कि वो बीमार है। लेकिन उन्हें बीमार बना दिया गया है। ऐसी बीमारियां जहाँ जहाँ फासिज्म होता है, जहाँ जहाँ तानाशाही होती है, वहाँ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के साथ पैदा कर दी जाती हैं और उन्हें बिना किसी शोर शराबे के बेआबरू होकर के उनके पदों से हटा दिया जाता है। आज संसद का दूसरा दिन था। संसद की कार्रवाई शुरू हुई 11 बजे, 5 मिनट चली दोनों सदनों की, 12 बजे तक के लिए स्थगित। 12 बजे फिर शुरू हुई, फिर हंगामा, फिर स्थगित। दोनों सदनों में लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि भाई पहले ये तो बता दीजिए कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को अचानक इस्तीफा देने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। अगर वो बीमार थे तो वो उपराष्ट्रपति थे, हिंदुस्तान की सारी श्रेष्ठ चिकित्सा व्यवस्था के लिए उपलब्ध थी, वो विदेश जाकर इलाज करा सकते थे सरकारी खर्च पर। लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। वो गंभीर रूप से बीमार हुए ही नहीं, एक दिन के लिए नहीं हुए और अचानक उनसे इस्तीफा ले लिया गया। दरअसल इस इस्तीफे के पीछे अभी सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। सच्चाई किसी को मालूम नहीं है सिवाय प्रधानमंत्री को छोड़ करके। मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी, JP नड्डा, उनको भी नहीं मालूम है, लेकिन कुछ लोगों को मालूम है। क्योंकि जब धनखड़ साहब कल सदन की कार्रवाई चला रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य इस हैसियत से विपक्ष को कह रहे थे कि आप काहे को बोल रहे हो भाई, कुछ भी दर्ज नहीं हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो दर्ज होगा। यानी ये बात धनखड़ साहब के कहने के बजाय एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कह रहे हैं। धनखड़ साहब को उसी समय समझ जाना चाहिए कि उनके ऊपर खतरे के जो बादल हैं मंडरा रहे हैं, उनके गर्दन तक तलवार आ चुकी है सत्ता प्रतिष्ठान की। लेकिन भले आदमी हैं, वो अपनी रीढ़ की हड्डी खुद ही निकाल के आए थे इस पद पर। उन्होंने 5 साल बंगाल में राज्यपाल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और एजेंट की हैसियत से काम किया। उसका पुरस्कार मिला तो उपराष्ट्रपति बन गए। लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के बाद अचानक वो भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यर्थ के आदमी कैसे हो गए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई दूर की कौड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने भीतर, पार्टी के भीतर जो फैला हुआ असंतोष है,
उसको ये संकेत देना चाहते हैं कि अगर किसी ने भी सिर उठाने की कोशिश की, अगर किसी ने भी मुंह खोलने का कोशिश किया, तो उसका हश्र भी माननीय जगदीप धनखड़ जैसा हो जाएगा। मतलब सरकार, नेता जो देश का भाग्य विधाता है, वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा का अध्यक्ष हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई केंद्रीय मंत्री हो। यानी सबके लिए ये एक आगाह करने वाला अलार्मिंग इंसिडेंट है कि आपने मुंह खोला नहीं कि आपको धनखड़ बना दिया जाएगा। इतने खौफ में तो हिंदुस्तान की राजनीति कभी नहीं रही। इंदिरा गांधी को कहते थे तानाशाह, उस बहुत से लोग कहते थे, विपक्ष तो पूरा ही कहता था, लेकिन उनके राज्य में भी, इस राजकाज में भी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हुए लोग भी, राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए लोग भी इंदिरा गांधी को दही और मिश्री खिलाने नहीं गए, और उन्होंने जब जरूरत पड़ी तो आंखें तरेरी। कई ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने सरकार को गफलत में डाला उनके विधेयकों को रोक करके, लेकिन इस सरकार में तो न तो ऐसा कोई राष्ट्रपति है, न ऐसा कोई उपराष्ट्रपति है। फिर ये घबराहट क्यों, फिर ये बलि क्यों ले ली गई? इन सवालों के जवाब देने वाला अभी तक तो कोई नहीं है। आप देखिए 24 घंटे हो गए, उनका इस्तीफा कल रात को घोषित हुआ, आज स्वीकृत हो गया, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं। संसद के किसी सदन में इस बात की कोई इत्तला ही नहीं है कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया है। कोई आधिकारिक सूचना पीठासीन अधिकारी जो भी बैठा उसने सदन के सदस्यों को नहीं दी, राज्यसभा के सदस्यों को नहीं दी, लोकसभा के सदस्यों को नहीं दी। तो ऐसी क्या बात है कि आप उसको लगातार गोपनीय बनाए रखना चाहते हैं? निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। अगर दाल में काला ना हुआ होता तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें हुई नहीं होती। मुझे लगता है कि आने वाले जो 24 घंटे हैं वो और ज़्यादा इसी तरह के उठापटक के घटनाक्रमों के हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग जाएं, कुछ लोग आएँ, कुछ लोग शामिल किए जाएं, कुछ लोगों को बर्फ में लगा दिया जाए, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि भारत का जो नेतृत्व है वो दबाव में है, आंतरिक दबाव में है, बाहरी दबाव में है। बाहर का दबाव आप देख ही रहे हैं, अमेरिका का दबाव लगातार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस ढंग से सीज फायर की घोषणा होती है, जिस ढंग से बार बार ये कहा जाता है कि भारत का इस युद्ध में इतना नुकसान हो गया, बार बार ये कहा जाता है कि हमने ट्रेड की धमकी देकर के सीज फायर कराया, तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आपकी छवि धूमिल हो गई। और देश के अंदर, आपकी पार्टी के अंदर, आपके आरएसएस के अंदर अलग असंतोष के स्वर हैं। आरएसएस के प्रमुख कहते हैं 75 साल के हो तो रास्ता छोड़ो, दूसरों को आने दो। केंद्रीय मंत्रिमंडल में साहबिन लोग कहते हैं कि हम तो साहब बन गए, हमारे लोग तो साहब बन गए, वो घमंड उनका 7वें आसमान पर है। आदमी को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। भारत की सरकार, भारत की सत्तारूढ़ पार्टी असंतोष की आग से झुलसने लगी है। और इस घटनाक्रम के बाद, अगर इस घटनाक्रम में यानी जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे ने जातीय रंग ले लिया, अगर ये जातीय अस्मिता से जुड़ गया, जाटों की अस्मिता से जुड़ गया, तो सरकार को लेने के देने पड़ सकते हैं। मुझे लगता है, देखिए पिछले किसान आंदोलन में जाटों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इस सरकार ने पिछले दिनों जाटों के साथ क्या किया ये सबको मालूम है। हरियाणा की महिला पुरुष खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, जाट थी वो। एक पूर्व राज्यपाल हमारे जो है कश्मीर मलिक साहब, उनके साथ इस सरकार ने क्या किया। और अब ले दे करके जातीय अस्मिता, जातीय अस्मिता नहीं कह रहा हूँ, जातीय अस्मिता, जाटों की अस्मिता के जो प्रतीक थे माननीय धनखड़ साहब, उनको भी बड़ा बेआबरू होकर के उनके पद से हटा दिया गया, हटाने के लिए मजबूर कर दिया गया। भले ही ये बहाना किया गया कि वो बीमार हैं। धनखड़ साहब को अगर अभी भी ज़मीर का कोई हिस्सा उनके अंदर जिंदा है तो उन्हें ये पर्दाफाश करना चाहिए कि आखिर उनके ऊपर ऐसी कौन सा आफत आ गई थी जो उन्हें इस पद से हटा दिया गया। वो राष्ट्रपति तो नहीं थे, वो उपराष्ट्रपति थे और एक सदन चला रहे थे, उच्च सदन चला रहे थे। तो वो सरकार के लिए कौन सी समस्या खड़ी कर सकते थे? हो सकता है सरकार को डर लगा हो कि धनखड़ साहब की प्रवृत्ति में कुछ चेंज आ रहा है, उनका जाटत्व जाग रहा है, उनके भीतर का किसान जाग रहा है, और किसानों के मुद्दे पर और जो अमेरिका के साथ होने वाला हमारे जो ट्रेड डील है जिसमें किसानों के हित जुड़े हैं, उसको लेकर के धनखड़ साहब कुछ गड़बड़ न कर दें, इसलिए उनको पद से हटा दिया गया हो। 100 अटकलें हैं और इन अटकलों का जवाब
या तो सिर्फ धनखड़ साहब दे सकते हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री दे सकते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री न संसद की परवाह करते हैं, न राष्ट्रपति की परवाह करते हैं, न उपराष्ट्रपति की परवाह करते हैं, न सर्वोच्च न्यायालय की परवाह करते हैं। वो तो सदन चल रहा है, विदेश चले, उन्हें कोई मतलब नहीं, इस्तीफा हो गया, जो होना होगा होता रहेगा। इसलिए इतने बेगैरत होकर के अगर धनखड़ साहब को उनके पद से हटाया गया है तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले सदन में इस पर बहस हो, सदन को सूचित किया जाए और खुद धनखड़ साहब को आमंत्रित किया जाए, वो स्थिति स्पष्ट करें। धनखड़ साहब को कोई अभी लकवा नहीं मार गया है, धनखड़ साहब अभी वेंटिलेटर पर नहीं है, वो पूरे स्वस्थ हैं। वो सारी सच का जो दूध का दूध है और पानी का पानी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना ज़मीर जिंदा करना पड़ेगा। उन्होंने जो गलती की उसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रचारक बनने की कोशिश की और इसीलिए शायद है कि उनके साथ ये व्यवहार किया गया, क्योंकि अभी तक धनखड़ साहब कभी आरएसएस के शाखा में प्रशिक्षण लेने नहीं गए। उन्होंने घाट घाट का पानी पिया, वो कांग्रेस में रहे, वो दूसरे दलों जनता पार्टी में रहे और भारतीय जनता पार्टी में भी रहे वो। तो उनको ये समझ लेना चाहिए था कि इस सरकार की नीयत में खोट है, ये सरकार उन पर वार कर सकती है। और अगर ये धनखड़ साहब नहीं समझ पाए तो फिर मुझे वही अनाड़ी फिल्म का गाना याद आता है कि समझने वाले समझ चुके हैं, ना समझे वो अनाड़ी हैं। तो धनखड़ साहब अनाड़ी तो नहीं हो सकते, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, मंत्री रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उपराष्ट्रपति थे। तो उनके पास इतनी बुद्धि तो है, इतना बुद्धि चातुर्य तो है। मैं उनका मुरीद हूँ, उनकी बातचीत करने का जो अंदाज है, भाषण देने का जो अंदाज है, मुझे उनकी राष्ट्रीयता पर कोई संदेह नहीं है, उनकी विद्वता पर कोई संदेह नहीं है। वह अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि वो लोकसभा के जो सभापति हैं माननीय ओम बिरला के मुकाबले लाख गुना बेहतर और विद्वान पीठासीन अधिकारी हैं राज्यसभा के। लेकिन उनकी ये सारी योग्यताएं उसी दिन खत्म हुई थी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के एजेंडे को पूरा करने के लिए बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को 5 साल तक परेशान किया। बंगाल में ममता बनर्जी का तो कुछ बिगड़ा नहीं, वो दोबारा सत्ता में आ गई, वो हो सकता है तिवारा सत्ता में आ जाए, लेकिन धनखड़ साहब कहीं के नहीं रहे। देश के इतिहास में ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं है जिसकी धनखड़ गति हुई हो। इतनी बेइज्जती, इतना अपमान, इतनी बेरुखी, इसका बदला किसान लेंगे, जाट लेंगे, देश की जनता लेगी, ये कहना भी मुश्किल है। क्योंकि अभी भी धनगढ़ंत जो है, जो रहस्य के पर्दे में छिपा हुआ है और पता नहीं है रहस्य का पर्दा कब उठेगा या उठेगा ही नहीं, या तब उठेगा जब इसके उठने का कोई मतलब नहीं होगा। तो आप नज़र रखिए, देश का घटनाक्रम बहुत संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। हर घंटा, हर पहर रहस्यों में डूबा हुआ है। आने वाले पल में क्या होगा किसी को नहीं मालूम। तो इसलिए सजग रहिए, सजग रहने में ही सावधानी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करेंगे तो आगे भी इस तरह के संवाद हमारे आपके बीच में बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।